हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली आज एक नई वीडियो लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वेपर पावर साइकिल्स के बारे में। बेसिकली कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट, उनकी डिमांड आ रही थी कि सर वेपर पावर साइकिल के बारे में आप डिस्कस करें, इसमें वीडियो बनाएं। इसलिए मैंने अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे रिगार्डिंग जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते प्रीवियस वीडियोस तक, तो उसको मैं अभी होल्ड पे रख के ये टॉपिक बीच में लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए। और इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ चल रही थी उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, वेपर पावर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको हम देखते हैं और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे आपका होम एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वेपर पावर साइकिल, इसमें क्या क्या आज हमें डिस्कस करना है। आज के जो कंटेंट है वो मैं आपको बता दूं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाटर एज ए प्योर सब्सटेंस, वाटर की क्या करेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये भी डिस्कस करना है। और कैरनॉट वेपर साइकिल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप सबको पता है कैरनॉट साइकिल ही मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है, जो आइडियल साइकिल मानी जाती है, रेफरेंस साइकिल की तरह यूज़ भी होती है। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, जो मेन टॉपिक है, आइडियल रैंकाइन साइकिल। उसके बाद हम रैंकाइन साइकिल की एनालिसिस करेंगे। तो ये 5 टॉपिक मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ए प्योर सब्सटेंस दैट हैज़ फिक्स केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। मतलब केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस का सेम होना चाहिए थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, थ्रू आउट इट्स स्पेस, तभी हम कह सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस है। उसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, वाटर है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड, इट डज नॉट हैव टू बी ए सिंगल केमिकल एलिमेंट। जरूरी नहीं है कि वो सिंगल केमिकल एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हीलियम को देख के ऐसा लग रहा है कि सिंगल केमिकल एलिमेंट होगा तभी हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं। वाटर में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के एलिमेंट को होने के बाद भी ये हमारे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। बस उसकी कंडीशन क्या है, ए मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड आर क्वालिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज होमोजीनियस। मिक्सचर का होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन सारी गैसेज जो है होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, इसलिए एयर भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आती है। लेकिन एयर हर वक्त नहीं आएगी, उसकी कुछ कंडीशन है, आगे अभी इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है, ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑयल और वाटर एक साथ मिक्स नहीं होते, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते। इसीलिए इन लोग, जब भी ऑयल में आप वाटर डालोगे या वाटर में ऑयल डालोगे तो उसकी मिक्सिंग नहीं होगी, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, इसीलिए वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। A mixture of two or more phases of pure substance is still a pure substance as long as the chemical composition of all the phases are same। अगर केमिकल कंपोजिशन सभी का सेम है तो जितने भी आप फेजेस हैं, चाहे वो गैस हो, वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, सबको मिक्स कर देंगे तब भी वो प्योर सब्सटेंस बनाएगा। बस तक कंडीशन ये है कि केमिकल कंपोजिशन सबका सेम होना चाहिए। जैसे वाटर क्या है, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड वाटर होता है और सॉलिड आइस जैसे हम कहते हैं, और स्टीम बनती है। तो इन तीनों का मिक्सचर अगर एक साथ है तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। या दो कोई एक मिक्सचर बनाए, आइस और वाटर हो, वाटर और स्टीम हो, इन दोनों का मिक्सचर हो, तब भी वो प्योर सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है, ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड लिक्विड वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज बोथ फेजेस हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन। सिमिलरली ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी और इसी की कैरेक्टरिस्टिक को हम यूटिलाइज करते हैं अपने रैंकाइन साइकिल में, जिसके बेसिस में हमारा पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट रन करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एयर एंड गैसियस एयर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। एयर है वो, मैंने अभी आपको बताया था कि एयर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एयर हमेशा प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगी। अगर लिक्विड एयर और गैसियस एयर को आप मिक्स करोगे तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी गैस को आप कंडेंस करोगे, लिक्विफाई करोगे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि गैसेस उसमें बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, हीलियम है और बहुत सारे आर्गन है। जितनी गैसेस ये अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विफाई होगी, तो एक साथ सब लिक्विफाई नहीं होगी, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे ये। और इसीलिए क्या है कि ये लिक्विड एयर और गैसियस एयर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे और प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आते। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वाटर को एज ए प्योर सब्सटेंस लेके अपनी एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। अब आपको समझ में आ गया वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि वाटर तीनों फेज में हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। चलिए मान लीजिए आपके पास कंटेनर में वाटर है। जैसे ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और ये वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे है। इस रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है इसको हम हीट करेंगे और हीट करके हम लेके जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो फ़ौरन स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद उसके बाद वो टेम्परेचर ठहर जाएगा, रुक जाएगा। और ये पूरा जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ये हम हीटिंग कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने इसको हीट करना शुरू किया। अब ये हीट होते होते वाटर अपना मान लीजिए 35-40 डिग्री सेल्सियस है अभी रूम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हीट होते होते ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है 180 एम पे। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर ये इसका टेम्परेचर रुक जाएगा, वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने प्रेशर कांस्टेंट बता रखा है, अब इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्दर अगर आप हीट करेंगे तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो है अभी लिक्विड की कंडीशन है। फर्दर आप हीट ऐड करेंगे तो इसके बाद वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगी। उसके बाद टेम्परेचर आपका अभी भी वही है, टीबी यहाँ टेम्परेचर दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, अभी यहाँ भी टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। लेकिन अब ये वाटर पहले लिक्विड कंडीशन पे था, अब यहाँ स्टीम बन चुका है। अब ये सेचुरेटेड लिक्विड था और ये सेचुरेटेड स्टीम या सेचुरेटेड वेपर की कंडीशन आ गई है। इसके बाद फर्दर अगर आप हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो सेचुरेटेड स्टीम थी ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आपको मिलेगा। अब इसको चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन सा प्रोसेस में कौन सी हीटिंग हुई है। देखिए इसका टीएस डायग्राम भी प्लॉट करना है हमें। टीएस डायग्राम कैसे आएगा, देखिए ये प्रोसेस 1 से 2 के बीच में, यानी जब वाटर रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक आया तो ये जो टेम्परेचर का चेंज हुआ इसमें जो हीट है वो सेंसिबल हीट है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है और जब भी टेम्परेचर चेंज हो और हीट का ट्रांसफर होता है तो सेंसिबल हीट कहते हैं। अब प्रोसेस 2 to 3 के बीच में देख रहे हैं कि लेटेंट हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ फेस चेंज हुआ है। फेस चेंज में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट से सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर है। इसमें भी सेंसिबल हीट हुई क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चलिए इसको मैं टीएस डायग्राम पे प्लॉट करता हूँ। अब देखिए ये टीएस डायग्राम क्या है, 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखिए अभी 0.1 पे रूम टेम्परेचर था, 0.2 पे ये टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आ गया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन है जो 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 0.2 से 3 के बीच में ये पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 1 से 4 पूरा आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है। 1 से 4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 2 to 3 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया बिकॉज फेस चेंज। तो इसमें क्या हो गया, फेस चेंज में प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। 3 to 4 के बीच में आप देख रहे हैं कि आपका सुपर हीटेड है। जो स्टीम 0.3 पे बनी है वो सेचुरेटेड स्टीम है। उसके बाद आप हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सारा काम किया था, अब मैं अगर प्रेशर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, देखिए प्रेशर बढ़ाते ही आपका जो है लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई कर्व ऑलमोस्ट उसी टाइप का मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है जो आपको हायर टेम्परेचर पे मिल रहा है। पहले लोअर टेम्परेचर पे मिल रहा था, अब आपको हायर टेम्परेचर पे मिल रहा है। इसके बाद एक पॉइंट और गौर कीजिए, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में जो गैप है वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब ये लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो यूनिट मास को फेस चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। 2 to 3 के बीच में लेटेंट हीट है। आप देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ उसका लेटेंट हीट भी कम हो रहा है। आपने प्रेशर और बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ आपका देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ 2 to 3 के बीच का गैप कम हो गया। इसका मतलब लेटेंट हीट का जो वैल्यू है वो और कम हो गई। इसी तरह से आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और आपके लेटेंट हीट की वैल्यू कम होती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां लेटेंट हीट आपकी 0 हो जाएगी। उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, सीपी, जिसे आपको मैंने यहाँ अभी फिगर में दिखाया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिल जा रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए ये 0.2 वाला जो इधर वाला पॉइंट है, इस सारे पॉइंट पे जो वाटर है वो सेचुरेटेड वाटर की कंडीशन है। 0.3 जो इधर वाला सारा पॉइंट है, इधर हम कहते हैं 0.3 को हम सेचुरेटेड वेपर पॉइंट। अगर मैं इसको सारे पॉइंट्स को मिला दूं
तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। तो इससे मुझे ये समझ में आएगा कि जो हम रैंकाइन साइकिल में डोम शेप कर्व बनाते हैं, इस तरह का जो कर्व है जिसे हम डोम शेप कर्व कहते हैं, ये आता कहाँ से है। बेसिकली इस पूरे स्लाइड में मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि डोम शेप कर्व रैंकाइन साइकिल का कहाँ से आता है। यहाँ पे जो डोम शेप कर्व बना है, इसमें लेफ्ट साइड का जो ये पूरा कर्व है, इसे हम सेचुरेटेड लिक्विड कर्व कहते हैं। राइट साइड का ये जो पॉइंट्स है जिसको हमने मैच करा के ये कर्व बनाया है, उसे हम सेचुरेटेड वेपर कर्व कहते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा दे रहा हूँ लिखकर। जैसे ये टीएस डायग्राम है रैंकाइन साइकिल का, तो आपको पता है ये डोम शेप कर्व जो है, ये पॉइंट जो है ये सीपी हो गया। इस पूरे डोम शेप कर्व को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। इधर का जो रीजन है, इधर का रीजन जो है ये सब कोल्ड रीजन कहलाता है, और इधर के रीजन को हम कहते हैं सुपर हीटेड रीजन, और इधर के रीजन को कहते हैं हम वेट रीजन। अब ये जो कर्व है, इस कर्व को कहते हैं हम सेचुरेटेड लिक्विड कर्व, और इस कर्व को कहते हैं सेचुरेटेड वेपर कर्व। अब देखिए इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो ये लेंथ है जिसे हम HFG कहते हैं, ये लेंथ हमारा घट रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा रीजन है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट हो गई। आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लेटेंट हीट की लेंथ कम होती जा रही है, और ऊपर गए और कम हो गई। इस पॉइंट पे जाते ही हमारा लेटेंट हीट क्या हो गई, लेटेंट हीट आपकी ज़ीरो हो गई। इस कर्व को अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसकी बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। चलिए वापस आते हैं स्लाइड में। ये डोम शेप कर्व हमारा बन गया है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस डोम शेप कर्व को, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके हम स्टीम पावर प्लांट कैसे चलाते हैं, कौन सी साइकिल इस पे हम यूज़ करके हम स्टीम पावर प्लांट को रन कर सकते हैं। जो सबसे फेमस साइकिल आपको पता है कि कैरनॉट साइकिल, जो वेपर और वेपर पावर साइकिल भी है, और जो हमारी आइडियल और रेफरेंस साइकिल की तरह यूज़ होती है। तो चलिए आते हैं कैरनॉट वेपर साइकिल। देखिए कोई भी वेपर साइकिल होगी, उसमें क्या होगा, एक पंप होगा, एक बॉयलर होगा, एक टरबाइन होगा, एक कंडेंसर होगा। ये चार मेन कंपोनेंट होंगे। तो इसमें कैरनॉट वेपर साइकिल में चलिए आपको टीएस डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो वही हमने कर्व बनाया जो डोम शेप कर्व अभी हमने जनरेट किया है। इस कर्व की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 1 डैश से 2 डैश के बीच में पंप है, और पंप के अंदर जो प्रोसेस होगा वो आइसेंट्रोपिक। देखिए कैरनॉट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं। हमें यहाँ कैरनॉट साइकिल को एग्जीक्यूट करना है, उसके बेसिस पे हमें इस साइकिल को रन करानी है। उसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। 2 आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2 आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोसेस जो है 1 डैश से 2 डैश के बीच में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। तो देखिए प्रोसेस 1 डैश से 2 डैश के बीच में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप हो गया। 2 डैश से 3 डैश के बीच में बॉयलर है, तो बॉयलर में आइसोथर्मल हीट एडिशन हुआ। 3 डैश से 4 डैश के बीच में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन स्टीम टरबाइन। 4 डैश से 1 डैश के बीच में आपका कंडेंसर है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होगा। अब ये 4 प्रोसेसेस हैं, और ये हमारा कैरनॉट साइकिल, अगर ये साइकिल एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि कैरनॉट साइकिल को हम आइडियल साइकिल मानते हैं, रेफरेंस साइकिल मानते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी साइकिल में मिलती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये साइकिल एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, चलिए एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। कैरनॉट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल operating between 2 temperature limits. However, the cycle is not a suitable model for steam power plant. क्यों? रीजन देख लीजिए। When the saturated vapor enters the turbine, जो 0.3 डैश पे एंटर कर रही है, इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस। इसका प्रेशर और टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, एंड हेंस कंडेंसेशन स्टार्ट्स लीडिंग टू लिक्विड। इसका मतलब जैसे जैसे कंडेंसेशन होगा, स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है, उसका प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कंडेंसेशन हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्टीम की टरबाइन के अंदर ये स्टीम अब वो वेट रीजन में आ गई। इस रीजन को हम वेट रीजन कहते हैं। इसका मतलब इस वेट रीजन में जैसे स्टीम आ गई, जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, ये लाइन नीचे की तरफ आती जाएगी, लिक्विड का पोर्शन बढ़ता जाएगा। These liquid droplet can significantly damage the turbine blades due to corrosion and or erosion. कोरोजन से भी और दोनों से भी हो या किसी एक से भी। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड ड्रॉपलेट जो है वो आपके टरबाइन ब्लेड के लिए बहुत हार्मफुल है।
जिसकी वजह से आपके टरबाइन ब्लेड की लाइफ बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, टरबाइन ब्लेड का जो कंस्ट्रेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि देयर इज नो सच डिवाइस विच कैन कंप्रेस टू फेज मीडियम। यहाँ पे 1 डैश से 2 डैश के बीच में 1 डैश पे जो आपकी स्टीम की कंडीशन है वो वेट रीजन है, इसलिए आपकी वेट स्टीम है, ना कि 100% स्टीम होगी ना 100% लिक्विड होगा। तो ये 2 फेज रीजन है, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो परफेक्टली हम यूज़ कर सके। जैसे आपको पता है कि लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो पंप यूज़ करेंगे, और गैस को कंप्रेस करना होता है तो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ करें, ये एक कंफ्यूजिंग स्टेज है। और अगर हम पंप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें स्टीम भी है यानी गैस भी है। अब ये एक रीज़न और था। तो नेक्स्ट रीजन जो है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द कंडेंसेशन ऑफ द एग्जिटिंग स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन दैट प्रिसाइजली एज टू एंड अप टू पॉइंट 1 डैश। अब देखिए कंडेंसेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया 4 डैश से, लेकिन हमें 1 डैश पे रोकना है। जनरली कंडेंसेशन कहाँ रुकता है, जब कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा तभी रुकता है। लेकिन 1 डैश पे रोकने का मतलब ये है कि यहाँ पे आगे कंप्लीट कंडेंसेशन होगा जब सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे ये पहुंचेगी स्टीम, लेकिन हम यहाँ पे उसे रोकना चाहते हैं। ये कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, और इस तरह से ये 3 कंडीशन है जिसकी वजह से, जो मेन कंडीशन है जिसकी वजह से ये कैनॉट साइकिल को एग्जीक्यूट करना फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब अगर कैनॉट वेपर साइकिल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेपर पावर साइकिल है वो हमारी है आइडियल रैंकाइन साइकिल। तो इसलिए अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी आइडियल रैंकाइन साइकिल। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करता हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में आपको आइडियल रैंकाइन साइकिल डिस्कस करूँगा। तो अभी के जो कंटेंट में हमने कंप्लीट किया है, हमने 3 टॉपिक आज कवर कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रिमेनिंग कंटेंट का पॉइंट्स रह गया है, जिसमें आइडियल रैंकाइन साइकिल है और उसकी एनालिसिस है, ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।